Hi everyone, welcome to Electrical Wings and I am your friend हरेश and आज हम बात करेंगे इंसुलेशन रेजिस्टेंस के टॉपिक पर। इंसुलेशन रेजिस्टेंस का बेसिक सीखेंगे और पोलराइजेशन इंडेक्स का इम्पोर्टेंस क्या है उसको भी हम आज देखेंगे, और इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड पोलराइजेशन इंडेक्स के रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड यूज़ होते हैं IEEE और इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वो हम देखेंगे। और इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड पोलराइजेशन इंडेक्स को मेजरमेंट करने के लिए कौन से फार्मूलाज यूज़ किए जाते हैं वो भी हम आज सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन। इंसुलेशन रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, आपका ये जो केबल है उसके ऊपर उसका ये जो कंडक्टर है उसके ऊपर ये इंसुलेशन लगा हुआ रहता है। ओके, सो ये इंसुलेशन जो है उसका डायरेक्ट करंट को स्टॉप करने के लिए उसका जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टिविटी कितना है वही डेमोन्स्ट्रेट करता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस को। जितना अच्छा इंसुलेशन रहेगा उतना ही वो ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करेगा डायरेक्ट करंट को। सो इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए जब हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं मेगर का, ओके, सो पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो फेज का जो कंडक्टर है उसके साथ हम अटैच करते हैं और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम अर्थ के साथ अटैच करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, उसके अगेंस्ट में जो इंसुलेशन है जो कंडक्टर के ऊपर लगा हुआ है उसके अगेंस्ट में डीसी वोल्टेज अप्लाई होता है। तो जब डीसी वोल्टेज अप्लाइड होता है तो उसके अंदर जो करंट फ्लो होता है वो करंट 4 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। ओके, सो वो 4 पार्ट्स कौन से हैं, वो जो टोटल करंट आपको मिल रहा है उसके 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो उसका जो पहला पार्ट है वो एब्जॉर्प्शन करंट है, उस जिसको पोलराइजेशन करंट के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड कंपोनेंट जो है वो कंडक्शन, ऑल्सो नोन एज लीकेज करंट। थर्ड वन है कैपेसिटेंस चार्जिंग करंट एंड लास्ट वन है सरफेस लीकेज करंट। राइट, सो ये 4 कंपोनेंट्स का टोटल मिलके आपको टोटल करंट मिलता है। ओके, सो ये यहाँ पे आप फिगर में उसका इक्विवेलेंट सर्किट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लीकेज करंट, कैपेसिटेंस करंट, कंडक्शन करंट, एब्जॉर्प्शन करंट, ये चारों का पैरेलल में समेशन होके आपको टोटल करंट मिलता है। ये आपने यहाँ पे वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया हुआ है। राइट, सो नेक्स्ट हम इन चारों का डीप में डेफिनेशन देखेंगे। ओके, मीनिंग क्या है वो भी हम देखेंगे। सो ये डेफिनेशन है, पहला है एब्जॉर्प्शन पोलराइजेशन करंट। सो राइट साइड में इसका फिगर है, उसमें आप देख सकते हैं कि ये ऊपर का ये जो पॉजिटिवली चार्ज है वो कंडक्टर है और ये जो नेगेटिवली चार्ज है वो अर्थ है, जहाँ पे आपने कंडक्टर में पॉजिटिव टर्मिनल अप्लाई किया हुआ है और नेगेटिव में अर्थ में नेगेटिव टर्मिनल अप्लाई किया हुआ है। तो ये जो इंसुलेशन है उसके अंदर ऑर्गेनिक्स मोलिक्यूल अवेलेबल रहते हैं। तो वो ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स जो हैं वो अपने आप को एज पर इलेक्ट्रिकल फील्ड जो अप्लाई किया गया है उसके हिसाब से अपने आप को ओरिएंट करते हैं। ये पहले फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो इनसाइड मॉलिक्यूल्स है वो ओरिएंटेड नहीं है। ओके, वो फैले हुए हैं। तो इस सेकंड में क्या होता है, जब फील्ड अप्लाई किया गया है तो वो अपने आप को जो फील्ड अप्लाई किया गया है उसके हिसाब से ओरिएंट करते हैं। राइट, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऊपर का जो पॉजिटिव प्लेट है उसके अगेंस्ट में नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो रहा है और यहाँ पे जो नेगेटिव प्लेट है उसके अगेंस्ट ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है। राइट, सो ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उसको ओरिएंट करने के लिए जो एनर्जी यूज़ होती है उसी को हम जानते हैं और उसी को कहते हैं एब्जॉर्प्शन और पोलराइजेशन करंट। राइट, सो ये जो एब्जॉर्प्शन करंट है वो उसको 0 होने में एटलीस्ट 10 मिनट्स लगता है। राइट, सो सेकंड वन है लीकेज करंट। ये लीकेज करंट और कंडक्शन करंट क्या होता है, जो आपने इंसुलेशन, यहाँ पे आपका ये इंसुलेशन है, जब आपने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल अप्लाई किया तो इंसुलेशन के थ्रू जो करंट पास होता है उसी को हम कहते हैं लीकेज करंट। सो अगर आपका इंसुलेशन वीक है और उसके अंदर मॉइस्चर इनग्रेस हुआ है तो उसके अंदर से करंट ज़्यादा पास रहेगा तो आपको इंसुलेशन रेजिस्टेंस का वैल्यू लो मिलेगा। वहीं पे अगर आपका इंसुलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग है, एकदम नया है, ड्राई कंडीशन में है, मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है, तो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। राइट, सो थर्ड वन है सरफेस लीकेज करंट। सरफेस लीकेज करंट का मीनिंग क्या होता है, आपका जो इंसुलेशन है, ये जो इंसुलेशन है, राइट, उसके जो सरफेस है उसके ऊपर डस्ट है, सॉल्ट है
या ऑयल है, सो वो एक कंडक्शन पाथ प्रोवाइड करता है जहाँ से करंट पास हो सकता है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पैरेलल पाथ है। सो ये जो पाथ है उसको यहाँ पे से जो करंट फ्लो होता है उसको हम कहेंगे सरफेस लीकेज करंट, राइट। सो आप किसी इंसुलेशन मेजरमेंट कर रहे हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, तो आपको सरफेस को क्लीन करना है उससे पहले, राइट। सो आपको वैल्यू बेटर मिले। फोर्थ वन है कैपेसिटेंस करंट। कैपेसिटेंस ये बेसिकली चार्जिंग करंट है। आपने ये जो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे दिया है और ये जो नेगेटिव है, तो बीच का जो मीडिया है डाइलेक्ट्रिक मीडिया जो कि इंसुलेशन है, तो ऊपर का दोनों प्लेट पॉजिटिवली, ऊपर का फर्स्ट प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और नीचे का जो प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, राइट। सो ये आपने जितना वोल्टेज अप्लाई किया है उस हिसाब से ये कम्प्लीटली अपने आप को चार्ज कर लेगा। तो ये जो चार्जिंग है उसको हम कैपेसिटिव चार्जिंग करंट कहते हैं, राइट। ओके, सो ये 4 मेन डेफिनेशंस हो गया टोटल करंट का, ये समेशन 4 डिफरेंट करंट्स है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है, राइट। अभी हम देखेंगे कि ये जब इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं तो डिफरेंट इंसुलेशन पर वो कैसे रिएक्ट करता है। सो ये आप दोनों फिगर यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ये फर्स्ट फिगर है वो आसफाल्टिक माइका इंसुलेशन का है और सेकंड फिगर जो है वो इपोक्सी माइका इंसुलेशन का है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं x6 पे आपको मिल रहा है वोल्टेज एप्लीकेशन का टाइम, आपने कितने टाइम पे वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, कितने टाइम तक, और यहाँ पे आपको y एक्सिस पे उसका रिलेटिव जो करंट है वो दिख रहा है, राइट। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कैपेसिटिव करंट है वो वोल्टेज का जो टाइम हमने अप्लाई किया उसके विदिन 1 मिनट वो 0 हो जाता है। ये दोनों में सेम है, राइट। उसके बाद आप देखेंगे कंडक्शन करंट जो कि है लीकेज करंट। तो लीकेज करंट जो है वो एस्फाल्टिक माइका इंसुलेशन में आपको दिख रहा है। वहीं पे यहाँ पे जो इपोक्सी माइका इंसुलेशन है उसके अंदर जो कंडक्शन यानी कि लीकेज करंट है वो ऑलमोस्ट 0 है। सो आसफाल्टिक माइका इंसुलेशन जो है उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट होने की वजह से उसके अंदर आपको कंडक्शन करंट मिल रहा है, जबकि यहाँ पे इपोक्सी माइका इंसुलेशन जो है उसके अंदर वो एकदम ड्राई इंसुलेशन है, उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ऑलमोस्ट 0 है। सो उसकी वजह से आपको यहाँ पे कंडक्शन करंट 0 मिल रहा है, राइट। अभी हम सरफेस लीकेज करंट देखेंगे। सो ये आसफाल्टिक माइका इंसुलेशन जो है उसके सरफेस पे डर्ट पार्टिकल्स, ऑयल, वो सब आपको दिख रहा है, तो उसकी वजह से इसका सरफेस लीकेज करंट जो है वो आपको हाई दिख रहा है। और यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि इपोक्सी माइका इंसुलेशन के अंदर वो लीकेज करंट आपको जो है वो काफ़ी लो मिल रहा है, राइट। सो यहाँ पे जब आप दोनों के अंदर टोटल करंट करते हैं तो टोटल करंट जो IT है वो आपको इतना मिल रहा है, जबकि इसके अंदर वो आपको काफ़ी लो दिख रहा है, राइट। सो जितना आपका इंसुलेशन ड्राई रहेगा उसके अंदर एब्जॉर्प्शन करंट भी लो रहेगा, उसके अंदर लीकेज करंट भी कम रहेगा, सरफेस लीकेज करंट भी कम रहेगा। सो आपको बेटर इंसुलेशन रेजिस्टेंस का वैल्यू इन मेगा ओम्स आपको देखने को मिलेगा, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वोल्टेज रेंज क्या प्रोवाइड किया जाता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए एज पर IEEE 43-2000। ओके, सो ये टेबल IEEE 43 में से उठाया गया है। ओके, ये अगर आपका इक्विपमेंट है वो 1000 वोल्ट पे रेटेड है तो उसको आप 500 वोल्ट DC अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका इक्विपमेंट 1000 to 2500 है तो आपको 500 से 1000 वोल्ट DC अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका इक्विपमेंट 6.6 kV पे है तो उसको आप 1 kV या तो 2.5 kV भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका जैसे कि ट्रांसफार्मर है 14.5 kV पे है तो आप वहाँ पे 10 kV का यूज़ कर सकते हैं मेजरमेंट करने के लिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट है पोलराइजेशन इंडेक्स। तो पोलराइजेशन इंडेक्स किसको कहते हैं? पोलराइजेशन इंडेक्स मीन्स इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपने लिया 10 मिनट के टाइम ड्यूरेशन पे और इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट किया आपने 1 मिनट के टाइम ड्यूरेशन पे। तो इन दोनों का जब हम रेशियो लेते हैं उसी को कहते हैं पोलराइजेशन इंडेक्स। ओके, अभी इंसुलेशन रेजिस्टेंस 10 मिनट्स ही क्यों लेना है? तो उसका ये रीज़न है कि जो ओल्डर इंसुलेशन है उसके अंदर एब्जॉर्प्शन करंट को 0 होने के लिए 10 और मोर मिनट्स लगता है, तो इसीलिए हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस 10 मिनट्स तक लेते हैं। और जो कि ड्राई इंसुलेशन है उसके अंदर एब्जॉर्प्शन करंट 0 होने के लिए 4 to 5 मिनट्स रहते हैं। तो अगर आपका इंसुलेशन क्लीन और ड्राई है तो उसके अंदर एब्जॉर्प्शन करंट को 0 होने के लिए कम टाइम लगता है,
रिलेटिव टू ओल्डर इंसुलेशन, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड नहीं है जिसमें आपको IR वैल्यूज़ कितने इंटरवल पे लेना है वो आपको दिखाया गया है। ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, और ये एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें हम 10/1 लेते हैं, और ये 10 मिनट्स का जो है वो पहले से ट्रेडिशन है उसके हिसाब से ले रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट यूजुअली टेक्स सेवरल मिनट्स आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड फॉर मॉलिक्यूल्स टू बिकम रीओरिएंटेड, राइट। सो अगर आपका इंसुलेशन ओल्ड है तो उसके अंदर एब्जॉर्प्शन करंट ज़्यादा लेता है, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उसको ज़्यादा टाइम लगता है और रीओरिएंट होने में। वहीं पे ड्राई इंसुलेशन है उसको कम टाइम लगता है, राइट। सो 4 to 5 मिनट्स के अंदर भी आपको IR वैल्यू एक स्टेबल पॉइंट पे आता दिखेगा, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन से फैक्टर्स हैं जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस पे अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि सरफेस कंडीशन है, अगर आपका इंसुलेशन का सरफेस कंडीशन के सरफेस के ऊपर अगर डस्ट है, सॉल्ट है, ओके, ऑयल है, तो उसके क्या होगा कि वहाँ पे कंडक्शन पाथ प्रोवाइड होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके इंसुलेशन रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो लो हो जाएगा। सो इंसुलेशन रेजिस्टेंस को आपको बढ़ाने के लिए उसको क्लीन और ड्राई करना पड़ेगा, ओके। सेकंड वन है मॉइस्चर का इफेक्ट क्या आता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस के वैल्यू पे। सो आपका जो अगर इंसुलेशन है उसके अंदर अगर मॉइस्चर ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो क्या होगा कि लीकेज करंट ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि कंडक्शन करंट, तो आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस का वैल्यू काफ़ी कम देखने को मिलेगा, राइट। थर्ड वन है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ओके। जब टेम्परेचर इंसुलेशन का बढ़ जाता है तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो उसकी मात्रा बढ़ने से क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, तो उसकी जो रेसिस्टिविटी है वो डाउन हो जाती है, ओके। सो वाइंडिंग का टेम्परेचर अगर हाई है तो आपको इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम देखने को मिलेगा। फोर्थ वन है इफेक्ट ऑफ वोल्टेज। अभी आपका अगर मोटर 415 वोल्टेज पे डिज़ाइन किया गया है तो आप उसको 500 वोल्ट दे सकते हैं। अगर आप उसको 1 kV पे लेते हैं तो वोल्टेज स्ट्रेस के कारण उसका इंसुलेशन डैमेज हो सकता है। सो आपका जो वाइंडिंग है उसका जो इंसुलेशन जिस वोल्टेज लेवल पे डिज़ाइन किया गया है आपको उतना ही हो या उससे कम देना चाहिए, राइट। सो इंसुलेशन है वो डैमेज ना हो, ओके। सो ये 4 डिफरेंट पार्ट है, 4 डिफरेंट फैक्टर अफेक्टिंग है जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। अभी नेक्स्ट है रिकमेंडेड PI वैल्यूज़ क्या है एज पर IEEE, ओके। सो ये पोलराइजेशन इंडेक्स के रिलेट, ओके, ये रिकमेंडेड वैल्यूज़ हैं यहाँ पे। अगर आपका मशीन का इंसुलेशन क्लास क्या है, ओके, जो अगर क्लास A है तो आपको मिनिमम PI 1.5 आना चाहिए, क्लास B है तो मिनिमम PI वैल्यू 2 आना चाहिए, ओके। तो क्लास B है तो क्लास B का इंसुलेशन का टेम्परेचर क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास B का इंसुलेशन टेम्परेचर जो है वो मिनिमम 130 है, ओके। तो 130 पे आपका इंसुलेशन डिज़ाइन हुआ है तो उसका मिनिमम PI 2.0 आना चाहिए, राइट। तो 2 से 2.9 तक का जो PI का वैल्यू फेयर माना जाता है, 3 to 4 में वो गुड माना जाता है, और अगर ग्रेटर देन 4 आता है देन वो एक्सीलेंट माना जाता है, ओके। सो ये रिकमेंडेड PI वैल्यूज़ है जो IEEE 43 से लिया गया है, राइट। नेक्स्ट है मिनिमम IR वैल्यूज़ कितना आना चाहिए आपने कोई भी इक्विपमेंट का अगर मेजरमेंट कर रहे हैं तो। सो जनरली क्या है, IR जो 1 मिनट के लेते हैं वो हम देखते हैं kV+1। kV+1 है वो जो मोस्ट वाइंडिंग है जो बिफोर 1970 यानी कि 50 ईयर्स बैक जो बनाया गया था उसके लिए है। अगर अभी आपका कोई मोटर है तो उसका मिनिमम 1 मिनट का इंसुलेशन रेजिस्टेंस 100 मेगा-ओम्स आना चाहिए, राइट। देन आप उसको क्लियरेंस दे सकते हैं स्टार्ट करने के लिए एज पर IEEE 43, राइट। सो और अगर आपका कोयल जो है वो बिलो 1 kV डिज़ाइन किया गया है तो उसका मिनिमम IR वैल्यू 5 मेगा-ओम्स आना चाहिए। ये सारा IR वैल्यू जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस पे लिया गया है और 40 डिग्री सेल्सियस पे आपको करेक्ट करना है। अगर आपने 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेजरमेंट किया है या उससे नीचे टेम्परेचर पे आपने मेजर किया है, राइट। अभी ये जो IR वैल्यूज़ के लिए जो स्टैंडर्ड है वो IEEE 43 का है, और ये जो मिनिमम IR वैल्यू का इक्वेशन है वो इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि IEC स्टैंडर्ड 732। सो ये डिफरेंट इक्वेशन है जो IR मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है।
सो एज पर दिस इक्वेशन क्या है कि आपका ये जो इक्वेशन है 20 इंटू वी फेस टू फेस, ई एन मीन्स फेस टू फेस रेटेड वोल्टेज 1000 प्लस 2 टाइम्स इंटू किलोवाट पावर, राइट। सो इसमें आपको ये इंडियन स्टैंडर्ड का इक्वेशन है, ये हमारे इंडिया में बेसिकली ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, सो आप इस इक्वेशन का भी यूज़ करके आप डिसीजन ले सकते हैं कि हमको मोटर को कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है, राइट। अगर नया मोटर है तो उसका मिनिमम 100 मेगा ओम वैल्यू आना चाहिए, राइट। सो दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही स्टैंडर्ड्स रिलेटेड सीखने के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।